बचत, खर्च और निवेश, इसके ऊपर अब महंगाई भी। कैसे आप इस महंगाई को झेलें, यानी कैसे अपने रोजमर्रा के खर्चों को कम करें, साथ ही महंगाई का जो असर है आपके निवेश पर पड़ रहा है, कैसे उसे कम करें, कैसे उससे पार कर पाए। इन्हीं तमाम नुस्खों के साथ हम आज ये खास पेशकश लेकर आए हैं। एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूँ आपके साथ कविता थपलियाल। चलिए शो की शुरुआत करते हैं, बताते हैं आपको क्या है खास आज ऑन द शो। बाजार की अस्थिरता में क्या नेगेटिव रिटर्न से बचा पाएंगे आपको मल्टी एसेट फंड, बताएंगे हम आपको आज। एक मुश्त 1 करोड़ की राशि बाजार में कैसे करें निवेश, क्या होगी इसकी रणनीति, आज आपको बताएंगे शो पर। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाए एक संतुलित पोर्टफोलियो, निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, इन सब से जुड़े सवाल अगर हमसे पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर हमारा है 9619873567। यहाँ पर अपने सवाल हमें भेजें। तो आज की जो पेशकश है वो बेहद खास है। हम आपको बताने वाले हैं कि बाजार की अस्थिरता या बाजार की वोलेटिलिटी या उतार चढ़ाव को कैसे आपको अपने पोर्टफोलियो में इसे शामिल कर उससे बचना चाहिए। अक्सर हम कहते हैं कि बाजार में जब भी उतार चढ़ाव हो तो आपको पोर्टफोलियो के लिहाज से देखा जाए तो हमेशा एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। लेकिन आज की इस पेशकश में हम आपको बताने वाले हैं कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में मल्टी एसेट फंड्स का क्या रोल होता है, क्या उन्हें आपको अपने वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, या अगर आप कोई रणनीति बनाना चाहते हैं जहां पे एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन की बहुत अहम भूमिका है, उसमें मल्टी एसेट फंड्स को कैसे शामिल किया जाए। तमाम बारीकियों बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज। फिरोज, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में मेंशन किया फिरोज, अक्सर हम कहते हैं कि एक जो फाइनेंशियल रणनीति होती है, जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हमेशा आपको एक डाइवर्सिफिकेशन का रूल है जो फॉलो करना होता है, जो अक्रॉस एसेट एलोकेशन आप अपनाते हैं। अब ऐसे में मल्टी एसेट फंड जिसका चलन हम देख रहे हैं कि शुरू हो चुका है, और यहाँ पर क्योंकि तमाम तरह की एसेट क्लासेस होती हैं, इसमें इक्विटी होता है, सोना होता है, डेट का भी कंपोनेंट होता है। आगे चलकर हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे फंड्स भी आएंगे जो विस्तार करेंगे इन एसेट्स में भी। तो इन्हें अपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में कैसे और कब शामिल करें? कविता जी, पहले मल्टी एसेट फंड्स को समझने से पहले एसेट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मल्टी एसेट फंड्स में बहुत सारे एसेट्स कंबाइन होते हैं। एक इन्वेस्टर को एक एसेट की बिहेवियर और उसकी रिटर्न की क्षमता समझ लेना जरूरी है, क्योंकि वरना क्या होता है कि जब कोई भी एसेट अच्छा करता है उसकी तरफ आपका मन ललचाता है। फॉर एग्जाम्पल, 1.5 साल पहले लोगों को गोल्ड की तरफ बड़ा प्रेम आया था, क्योंकि उसके पहले के जो 1 साल थे वहां प्रदर्शन इतना अच्छा रहा। 35-40 हजार से सोना 57, 58, 60,000 रुपीज पर 10 ग्राम पे चला गया था, तो लोग गोल्ड की तरफ आकर्षित हो गए। अब उसके बाद साल भर में रिटर्न आई -15% की। तो एक एसेट की लॉन्ग टर्म हिस्ट्री समझना जरूरी है, ताकि आप शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस के आधार पे निवेश ना करें। तो मल्टी एसेट फंड पे जाने से पहले 3 एसेट्स की मैं आपको 10 साल की रोलिंग रिटर्न बता देता हूं। रोलिंग रिटर्न का ये मतलब है, 3 साल की रोलिंग रिटर्न मतलब आप अगर हर इन्वेस्टर अगर एक दिन पैसा लगाता और 3 साल बाद एग्जिट करता इक्विटी से, तो क्या रिटर्न आती, गोल्ड से तो क्या रिटर्न आती, डेट से तो क्या रिटर्न आती। तो इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स की एक्सपीरियंस शामिल होती है। तो इक्विटी में निफ्टी को अगर मैं मानूं तो 12.4% की रोलिंग रिटर्न आई है 3 साल की। डेट में अगर एसबीआई की 3 साल की एफडी को मैं डेट का एक अच्छा प्रॉक्सी मानूं तो 7.3% की रिटर्न आई है 3 ईयर रोलिंग रिटर्न एफडी की। और गोल्ड की अनलाइक मोस्ट इंडियंस बिलीव 5.8% की एक गोल्ड ईटीएफ का उदाहरण लेके हमने कैलकुलेट किया। तो इक्विटी से 12.5, डेट से 7.3 और गोल्ड से 5.8 की रिटर्न 3 ईयर रोलिंग रिटर्न आई। तो कोई भी फंड अगर ये 3 को कंबाइन करता है तो ऑफ कोर्स रिस्क सीमित होती है और रिटर्न इन तीनों के बीच की रिटर्न कुछ आती है, जो 12.5 से
6 के बीच में रिटर्न आने की उम्मीद होती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने तमाम एसेट क्लासेस के रिटर्न की तो बात कर दी है, लेकिन मुझे बताएं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन को अगर मैं छोड़ भी दूं फिरोज, अगर मैं फंड के लिहाज से समझना चाहूँ तो मल्टी एसेट फंड में कितना एक्सपोजर किस एसेट क्लास को मिलता है? क्या ये अपने आप बाजार के चाल के मुताबिक एडजस्ट होता है या यहाँ पर फंड मैनेजर के पास ये आज़ादी होती है कि वो ये निर्णय ले कि किस एसेट क्लास में कितना जो है वो निवेश करना चाहिए, कितना एक्सपोजर लेना चाहिए? कविता जी, ये जो डिसीजन होता है वो फंड मैनेजर का होता है। आज जो 10 मल्टी एसेट फंड्स हैं, उसमें से अगर हम 3-4 टॉप की देखें तो ज्यादातर उनका झुकाव इक्विटी में है। 65% इक्विटी से ज्यादा है, क्योंकि तभी जाके इक्विटी की टैक्सेशन की सुविधा उनको प्राप्त होती है। क्योंकि अगर ये 35% से ज्यादा गोल्ड और डेट में रखते हैं तो टैक्सेशन 10% से बढ़ के 20% हो जाता है। इसीलिए फंड मैनेजर का ये रुझान होता है कि वो इक्विटी में एलोकेशन ज्यादा रखे। दैट्स पॉइंट वन। So largely most asset management companies have more money in equity in the multi-asset category. अब मुझे आप ये बताएं कि बाजार के उतार चढ़ाव के लिहाज से, जैसे कि तमाम रिपोर्ट्स कहती हैं, मल्टी एसेट फंड्स आपके उतार चढ़ाव में आपको स्थिरता देता है, आपके पोर्टफोलियो को वॉलेटिलिटी से बचाता है। क्या ये वाकई में होता है अगर मेरा पोर्टफोलियो खुद एक वेल डाइवर्सिफाइड हो? क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन मेरा एक लौता मेन मकसद है ताकि उतार चढ़ाव से मैं बच सकूँ, अस्थिरता से मैं बच सकूँ। अब पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड है, उसके बाद आपके पास एक मल्टी एसेट फंड भी है, क्या ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन का केस नहीं हो जाएगा फिरोज? कविता जी, यस एंड नो। अगर एक निवेशक एक 10-15 साल की इन्वेस्टिंग कर चुके हैं तो जाहिर सी बात है उनके पास सब एसेट्स की मिक्स होंगी, तो उनके लिए मल्टी एसेट फंड अच्छी बात नहीं है। अगर कोई शुरुआत करते हैं, उनके पास सिर्फ 2,000 रुपए हैं, महीने के 1,000 रुपए हैं, तो मल्टी एसेट फंड लेंगे तो उनको ये चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एसेट एलोकेशन कैसे करो। सो एज यू प्रोग्रेस इन लाइफ द रेलेवेंस ऑफ मल्टी एसेट फंड्स रिड्यूसेस। जैसे आप इन्वेस्टिंग जर्नी में 10-15 साल काट चुके होते हैं तो मल्टी एसेट फंड्स की इतनी महत्वपूर्णता नहीं होती। पॉइंट 2, जैसे आपने ये पूछा कि क्या ये सही है कि रिस्क घटता है, द आंसर इज यस। आपने देखा होगा क्योंकि इक्विटी और गोल्ड का जो बिहेवियर है वो ऑपोजिट होता है। आपने कोविड के टाइम पे भी देखा, जब इक्विटी मार्केट की क्रैश हुई तो गोल्ड क्रैश नहीं हुआ, उल्टा गोल्ड ने बढ़त दिखाई। इतना दूर क्यों जाएं, फरवरी के महीने में या अभी जो स्थिति है, ग्लोबल स्थिति यूक्रेन की वॉर के चलते गोल्ड में मजबूती देखने को मिली है, जब इक्विटी ने थोड़ा सा धोखा दिया है शॉर्ट टर्म में। तो इससे ऑफ कोर्स रिस्क कम होता है क्योंकि तीनों के बिहेवियर अलग किस्म के हैं। डेट इतना हिलता नहीं है, ऊपर नीचे नहीं जाता। गोल्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में जरूर जाता है जब ऐसी सिचुएशन, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आती है या कोविड आता है। जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में देख लें, गोल्ड प्राइसेस अच्छे थे तो इक्विटी को थोड़ा हेज जरूर करते हैं, तो रिस्क कम होता है। बट अगर आप पूरा एसेट एलोकेशन खुद से कर सकते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करें, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो के लेवल पे एसेट एलोकेशन अगर आप कर सकते हैं और आपके पास 1-2 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके हैं, तो आपको मल्टी एसेट फंड्स की बिल्कुल जरूरत नहीं। बिल्कुल, आपने सही कहा। और यहाँ पर बात समझ में इसीलिए भी आती है क्योंकि अगर हम पिछले 24 साल में देखें तो इसमें से लगभग 13 साल इक्विटी एसेट क्लास सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग रही है। बात करें अगर हम सोने की, तो 24 में से यहाँ पे लगभग 6 साल आपको सोने ने अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया है, अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। साथ ही डेट फंड्स की अगर हम बात करें तो डेट फंड में इनमें से लगभग 5 साल बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास के तौर पर पहले पायदान पर आते हुए हमें दिखाई दिया है। तो निवेशकों को ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, और फिरोज मेरे ख्याल से शायद आप विस्तार से इस पर हमें जानकारी दे सके कि यहाँ पर हम डाइवर्सिफिकेशन की जब बात कर रहे हैं तो केवल इक्विटी, डेट और सोने की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बाकी तमाम एसेट क्लासेस भी हैं जो आपको शामिल करनी होती हैं। ये तो एक केवल फंड है जिसके जरिए आपको लगता है कि आपका जो इक्विटी निवेश है उसकी अस्थिरता से आप बच पाएंगे, लेकिन ओवरऑल एक डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी तो बड़े लेवल पर होती है और इन तीनों एसेट क्लासेस के आगे जाती है। बिल्कुल कविता जी, ये तीनों एसेट से भी आगे जाती है क्योंकि रियल एस्टेट भी एक एसेट होता है। आज क्रिप्टो भी एक एसेट माना जा रहा है। और आपके जो पीपीएफ्स हैं, ईपीएफ्स हैं, वो डेट है, बट उनकी बिहेवियरल पैटर्न अलग है। क्योंकि डेट में अगर आप एफडी देखें तो 6% मिलता है, ईपीएफ में 8.1% मिलता है, तो उनकी बिहेवियर भी अलग है।
तो आई थिंक एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो लेवल पे ही होना चाहिए, ना कि प्रोडक्ट लेवल पे। अगर पैसे इतने शुरुआत के हों तो शायद आपको एसेट एलोकेशन ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे करने का मौका नहीं मिले, क्योंकि ओवरऑल पैसे हैं नहीं। अगर कोई भी इन्वेस्टिंग कर चुका है तो एसेट एलोकेशन हैज टू बी एट पोर्टफोलियो लेवल। कविता जी, यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि पोर्टफोलियो में आपको पीपीएफ शामिल करना है, ईपीएफ शामिल करना है, आपका एक्स्ट्रा घर शामिल करना है, आपने कोई लैंड खरीद रखी है वो शामिल करनी है, और पूरे पोर्टफोलियो पे आपको एसेट एलोकेशन देखना है और उसको स्थापित करना है ताकि रिस्क रिवॉर्ड पोर्टफोलियो पे बने। उसमें इंटरनेशनल इक्विटीज भी होती हैं, तो वो भी एक छठी एसेट क्लास हो गई आपके लिए। तो 6 के 6 एसेट क्लासेस देख के आपको निर्णय लेना पड़ता है। फिरोज, अब मुझे ये बताया, अगर मैं किसी मल्टी एसेट फंड की तुलना करना चाहूँ किसी फंड की कैटेगरी से, तो केवल क्या इक्विटी क्लास से ही हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं इसकी? कविता जी, सबसे अच्छी बात यह है कि इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में कोई ग्रे एरिया नहीं होती। डेटा हमें बहुत अच्छे निर्णय देने की क्षमता रखता है। तो हमने एनालिसिस की, इसकी तुलना सिर्फ इक्विटी से नहीं करनी चाहिए, सिर्फ गोल्ड से नहीं करनी चाहिए, सिर्फ डेट से नहीं करनी चाहिए। उसमें जो फंड के लेवल पे हमने 3 फंड का उदाहरण लिया, एचडीएफसी मल्टी एसेट, आईसीआईसीआई मल्टी एसेट और यूटीआई मल्टी एसेट। इसमें हमने देखा कि 65% इक्विटी में है और गोल्ड और डेट में मिला के 35% है। तो इन तीनों की तुलना हमें 65 और 35 के अलग पोर्टफोलियो से हमें कंपेयर करके देखना चाहिए। तो इसीलिए हमने ये कंपैरिजन किया, तो ये एहसास हुआ, डेटा से ये पता लगा कि आप 1 से 1.5% ज्यादा कमा सकते थे अगर ये एसेट एलोकेशन का काम आप फंड मैनेजर को ना देके खुद से करते। तो ये एक्स्ट्रा मेहनत के आपको 1-1.5% साल दर साल ज्यादा मिल सकता था। That's the key conclusion derived out of this analysis, कविता जी। ऑलराइट, चलिए, तो पोर्टफोलियो लेवल पे अगर आप अच्छे से डाइवर्सिफाइड हैं तो मल्टी एसेट फंड को ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप एक मंझे हुए निवेशक हैं और अपने पोर्टफोलियो विस्तार के लिए कुछ नया ढूंढ रहे हैं तो शायद आप मल्टी एसेट फंड को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसी कैटेगरी नहीं है जो ज़रूरी ही बुनियादी तौर पर आपके पोर्टफोलियो में आनी चाहिए। वेल, शो को आगे बढ़ाते हैं और अब बारी आती है उन सवालों को लेने की जो दर्शक फिरोज से पूछना चाहते हैं, और हमारे पहले दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजू भोइट हमारे साथ हमारे पहले दर्शक हैं। राजू जी, नमस्कार सर, क्या हालचाल, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? यस, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ मैडम। बढ़िया हूँ मैं। चलिए, अच्छा लगा सुनकर कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बताएं मुझे, आपने एक सवाल हमसे पूछा है जहां पर आपको लमसम निवेश करना है बाजार में, कितना अमाउंट है ये और किस तरह से आपने इस कॉर्पस को बनाया? ये ईपीएफ का मेरा पैसा आया है, ऑलमोस्ट अबाउट 1 करोड़। आई एम नाउ रिटायर्ड नाउ आई वांट टू इन्वेस्ट maybe debt and equity portion so that I can get at least 12% annualized return मेरे को मिलना चाहिए, ऐसा थॉट प्रोसेस है मेरा। तो मुझे ये बताएं, आप रिटायर्ड इंडिविजुअल हैं और आपने ये पैसा अपना पीएफ का जमा किया है। आपने केवल पीएफ से ही 1 करोड़ रुपए जमा किए हैं या ये अतिरिक्त और भी निवेश था जिसके बदौलत आपका रिटायरमेंट कॉर्पस? जी, मेरे पास और भी पोर्टफोलियो है, म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी है, डेट भी है। तो ये एडिशनल 1 CR है अभी। चलिए, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि आप इस पैसे को बाजार में लगाना चाहते हैं। हालांकि आप कह रहे हैं कि 50% ही लगा पाएंगे, लेकिन फिर भी रिटायरमेंट के बाद अक्सर हम देखते हैं कि लोगों में एपेटाइट नहीं होती है बाजार में निवेश करने की, क्योंकि उनको लगता है कि बाजार जोखिम भरा होता है और रिटायरमेंट की जो पूरी पूंजी उन्होंने जमा की हुई है वो शायद बाजार में घाटे की भेंट चढ़ सकती है। लेकिन फिरोज, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और यहाँ पर 1 करोड़ रुपए इन्हें बाजार में लगाने हैं। कह रहे हैं कि 50% लगाएंगे इक्विटी में और 50% डेट में लगाने की इनकी मंशा है। हमेशा हम कहते हैं कि रिटायर्ड इंडिविजुअल्स को थोड़ी सी कंजर्वेटिव रणनीति अपनानी चाहिए, लेकिन जैसे कि राजू जी कह रहे हैं कि इनके पास बाकी का कॉर्पस भी जमा हुआ है और ये अतिरिक्त 1 करोड़ रुपए हैं जो इनको अब निवेश करने हैं, तो थोड़ी सी एग्रेसिव रणनीति या थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपोजर हम इक्विटी में रख सकते हैं क्या?
कविता जी जरूर रख सकते हैं। पहले तो ये बहुत प्रोत्साहित करता है लोगों को कि अच्छी रिटायरमेंट के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत प्लानिंग लगती है। इक्विटी का भी इन्होंने सहारा लिया है, डेट का भी सहारा लिया, ईपीएफ से मैच्योरिटी आई थिंक रिटायरमेंट की बहुत जल्दी से इन्होंने प्लानिंग की होगी, इसीलिए अच्छा कॉर्पस से इकट्ठा कर पाए। राजू जी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड इट्स इंस्पिरेशनल। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपने जो अपना ऑब्जेक्टिव बोला 12% का, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि काफी रिटायर्ड लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स को इतना नीचे कर देते हैं कि वो महंगाई को मात नहीं दे पाते। काफी सारे रिटायर्ड इंडिविजुअल से जब हम मिलते हैं, वो कहते हैं मुझे 6% कमाना है, 7% कमाना है, और महंगाई को ये रिस्पेक्ट नहीं करते। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव रखा है आपने बहुत अच्छा रखा है, क्योंकि महंगाई से 5-7% ज्यादा कमाने की चाह रखते हैं, क्योंकि चाह रखेंगे तो रणनीति बनेगी। चाह ही अगर 6% की है तो फिर रणनीति 12 की नहीं बन पाएगी। सो दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, लमसम इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं और 12 की चाह रखते हैं तो 50-60% इक्विटी में रखना पड़ेगा। और इक्विटी में रखने का सिर्फ एक ही रिस्क है कि आपको शॉर्ट टर्म में पैसे की जरूरत ना पड़ जाए। बट आपने ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि बाकी और भी पैसे लगे हुए हैं, तो आपको इस पैसे से 5 साल तक कंजम्पशन की अगर ऑब्जेक्टिव ना हो तो 50-60% आप इक्विटी में डालें। और उसके लिए काफी 11 स्कीम्स हमने रेकमेंड की हैं, और 4-5 डेट स्कीम्स रेकमेंड की हैं, ताकि 60-40 का एक पोर्टफोलियो बन सके। चलिए, तो यहाँ पर हमें बताएं, सबसे पहले तो 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी राशि होती है फिरोज, तो इसको अब कैसे शुरुआत किया जाए एकमुश्त, क्योंकि यहाँ पर मेरे ख्याल से राजू जी इस राशि में से, इस इन्वेस्टमेंट में से कुछ रोजमर्रा के खर्चों के लिए हर महीना कुछ चाहते नहीं है। राजू जी, अगर आप मेरे साथ फोन लाइन पर हैं तो आप मुझे बताएंगे आपकी क्या आपको इस निवेशित राशि में से भी कुछ हर महीना खर्चा चाहिए? नहीं चाहिए ऐसा, आपको नहीं चाहिए ना? ओके ओके ओके, ऑलराइट। तो फिरोज, बाजार में ऑलरेडी इतनी वॉल्टिलिटी है, इतनी अस्थिरता है, और ऐसे में लमसम को भी आपको स्टैगर्ड तरीके से डालना चाहिए, जो कि हम हमेशा ही कहते हैं, बाजार में उतार चढ़ाव हो या ना हो, आपको एक मुश्त पूरा का पूरा निवेश हमेशा नहीं करना चाहिए। और 1 करोड़ क्योंकि बहुत बड़ी राशि है, तो मेरे ख्याल से जितना आप स्टैगर्ड वे में जाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, और ये आपके रिटायरमेंट की भी पूंजी है। थोड़ा सा यहाँ पे हमें और सतर्क रहने की भी जरूरत है। तो फिरोज बताएं, शुरुआत कितनी किश्तों से करें और किस तरह का फंड्स का सिलेक्शन होगा जो आप रेकमेंड कर रहे हैं? कविता जी, जब हम अपने एचएनआई क्लाइंट से डील करते हैं तो बड़ी अमाउंट लमसम की काफी बार होती है, तो हम उनको एक ही रिकमेंडेशन देते हैं। वही रिकमेंडेशन मैं राजू जी को बता देता हूं, जो अपने पोर्टफोलियो के साथ भी मैं वही रणनीति अडॉप्ट करता हूं, कि मार्केट की एक फंडामेंटल लेवल हमारे हिसाब से 16,900 की फंडामेंटल निफ्टी की वैल्यू होनी चाहिए। अगर मार्केट उसके नीचे आती है तो आप लमसम इन्वेस्ट करके बेफिक्र रह सकते हैं। अगर उसके ऊपर है तो आपको स्टैगर करते जाना है, 10 किश्तों में स्टैगर करना है। अगर उसके नीचे की लेवल मिल जाए तो बची कुछ किश्तें आप लमसम इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। सो एज लॉन्ग एज 16,800 16,700 पे मिलती है, क्योंकि फंडामेंटल वैल्यू हम बहुत साइंटिफिकली कैलकुलेट करते हैं, और उसके नीचे आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं थोड़ी सी ज्यादा हिम्मत करके। पॉइंट 1। पॉइंट 2, 11 स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये 11 स्कीम्स जो हम आपको स्क्रीन पे भी दिखाएंगे, उनमें आप निफ्टी से 2 या 3% पर ईयर एक्स्ट्रा कमाने की चाह जो है वो पूरी होती हुई देख सकते हैं। हाई संभावना है कि ये हो जाएगा। तो कविता जी, आई कैन रीड आउट द 11 स्कीम विद द परसेंटेजेस फॉर राजू जी। इज दैट फाइन? जी जी बिल्कुल। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड एक लार्ज कैप स्कीम है। उसमें 12% पैसा लगना चाहिए आपका, आउट ऑफ द 60 रुपीज। डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की स्कीम है, उसमें 8% पैसा 60 रुपीज का, 60% का जो 60 लाख का। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 8%, कैनरा रेबको फ्लेक्सी कैप 8% डीएसपी मिड कैप फंड जो एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है उसमें 12%, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, सॉरी कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड 10%, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड जो एक मल्टी कैप कैटेगरी का स्कीम है जिसमें 7%, एबीएसएल बिरला स्मॉल कैप फंड जो एक स्मॉल कैप स्कीम है जो छोटी कंपनियों में डालता है उसमें सिर्फ 5%, एसबीआई कॉन्ट्रा जो एक कॉन्ट्रेरियन स्कीम है तो 5%, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी 15%, आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी 10%। तो इसमें काफी सारी 6-7 कैटेगरीज की स्कीम्स हैं और 11 स्कीम्स हैं। इसमें आपको 60 लाख रुपए की मात्रा बता दी गई है। कविता जी, आई विल ऑल्सो रैटल आउट द डेट स्कीम्स।
कोटक डायनामिक बॉन्ड फंड एक स्कीम होगी जिसमें 20% डाल सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंकिंग एंड पीएसयू उसमें 20%, एचडीएफसी मीडियम टर्म फंड 20%, एक्सिस स्ट्रेटेजिक बॉन्ड फंड 20%, आदित्य बिरला शॉर्ट टर्म इनकम फंड, आदित्य बिरला इनकम फंड, ये 5 स्कीम में 20% 40 लाख के जो 8-8 लाख रुपए होते हैं वो डेट स्कीम्स में। तो टोटल आपका 16 फंड का एक बास्केट बन गया। 40% डेट, 60% इक्विटी। वो 60% इक्विटी में से आधा हिस्सा लार्ज कैप स्टॉक्स में जाएगा, 33% हिस्सा मिड कैप स्टॉक्स में जाएगा, 17% हिस्सा स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन इफेक्ट जाएगा इन स्कीम्स को खरीदने के बाद। राजू जी, ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर कुल मिला के हमने 1 करोड़ किस तरह से राजू जी निवेश कर सकते हैं बाजार में तमाम फंड्स की जानकारी दे दी है। राजू जी, जाते जाते कोई सवाल फिरोज से पूछना चाहते हैं? हाँ जी, मेरे पास ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स काफी हैं, 8-10 स्कीम है मेरे पास। तो अच्छा। तो अभी ये और एडिशनल कर लूं? मेरे ख्याल से फिरोज, क्योंकि वो जो इनके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो है उसकी जानकारी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन फिलहाल क्योंकि हम यहाँ पे 1 करोड़ के अमाउंट की बात कर रहे हैं, तो आपने जो इनको पोर्टफोलियो बनाया है, इज इट बेटर फॉर हिम टू स्टिक टू दैट पोर्टफोलियो? यस कविता जी, आई थिंक ये हम बहुत परख के ये स्कीम्स रेकमेंड करते हैं। बहुत लंबी रिसर्च होती है, उसमें हम उसकी फ्यूचर पोटेंशियल देखते हैं, फ्यूचर वेरिएबल्स आते हैं, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स कहते हैं उसको, स्टैटिस्टिकल एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, उसको भी प्रयोग करते हैं। नोबेल प्राइज वन फॉर्मूलाज यूज करके इनको 11 स्कीम्स को चुना जाता है ताकि 2 से 3% निफ्टी से ज्यादा रिटर्न आने की संभावना हो। तो अगर आपकी जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं राजू जी, अगर यू कैन राइट बैक टू अस विद दोस स्कीम्स, वी कैन गिव यू स्पेसिफिक ट्रांजिशन प्लान फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग स्कीम्स टू दीज स्कीम्स और समवेयर इन द मिडिल बिटवीन दीज स्कीम्स। चलिए, तो कुल मिला के राजू जी आपको सलाह यही मिल रही है कि जो 1 करोड़ है वो आप इन्हीं स्कीम्स में निवेश करें, और बाकी आपका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है अगर आप चाहें तो उसकी जानकारी हमें दे सकते हैं, और उनमें से किस स्कीम्स में आपको रुकना चाहिए, किस में से निकल जाना चाहिए, उसकी जानकारी हम अपने एक्सपर्ट से आपको दिलवा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अपना सवाल हमें देने के लिए। लेकिन अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं जो कि फिरोज से सवाल पूछना चाहते हैं, कृष्णकांत कौशिक। इन्हें 20 साल में जमा करने हैं लगभग 1 करोड़ रुपए। सर नमस्कार, क्या हालचाल, कहाँ से बोल रहे हैं? जी नमस्कार मैडम, मैं यूपी अलीगढ़ से बोल रहा हूँ मैडम। बहुत बढ़िया, बताएं सर, 1 करोड़ रुपए क्या आपने रिटायरमेंट का लक्ष्य आंक रखा है? हाँ जी मैडम, अभी मैं एक्सिस फोकस 25 में 2000 रुपए, आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप में 1500 रुपए, टाटा डिजिटल इंडिया में 2000 रुपए और फ्रैंकलिन इंडिया यूएस अपॉर्चुनिटी फंड में 2000 रुपए। ओके, पिछले 1 साल से आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? हाँ जी मैडम। ऑलराइट, तो आपने जो 1 करोड़ का लक्ष्य आंका है अपने रिटायरमेंट के लिए, मुझे बताएं कितना समय है अभी उसके लिए? अभी मेरे पास में मैडम है लगभग 18 साल के आसपास। 18 साल, तो आपको लगता नहीं है कि 1 करोड़ शायद थोड़े से कम हो जाएं? आपने अपना अभी का खर्चा आंका है, क्योंकि 18 साल में 1 करोड़ हो सकता है कि थोड़ा सा कम पड़े, क्योंकि महंगाई तो लगातार बढ़ ही रही है। क्या ये पर्याप्त होगी? नहीं मैडम, खाली मेरे को एसआईपी से मेरे को 1 करोड़ चाहिए, क्योंकि मेरा जो मैं फौज में हूँ मैडम, मेरा हद का है पीएफ पड़ता है मैडम, वो हद का है जीपीएफ पड़ता है मेरा ऑलरेडी हद का, मेरा जीपीएफ से मैं तो आपके पास बाकी निवेश। जी, चलिए समझ गए। ऑलराइट फिरोज, सवाल आपके सामने है। फंड्स बताए इन्होंने और 1 साल से ही ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन फंड्स में, तो क्या सलाह होगी? यस कृष्णकांत जी, आई थिंक आपका जो टारगेट है वो पूरा हो सकता है अगर आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्ट्रेच करें। पहले तो ये हमारा सौभाग्य है कि आप देश की रक्षा करते हैं, हम आपको एडवाइस दे पाए और आपके कुछ काम आ सके तो बहुत सौभाग्य की बात होगी हमारी। तो इसीलिए मैं एक कॉम्प्यूटेशन करके आया हूँ आपके लिए, क्योंकि आपको 10,500 की जरूरत पड़ेगी। 7,500 की आप एसआईपी कर रहे हैं, आपको 10,500 तक पहुंचाना है अपनी एसआईपी को, ताकि आपका जो करंट लक्ष्य है वो पूरा हो सके। अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ एकमात्र पैसे नहीं होंगे, इसके अलावा भी पैसे हैं। तो इस एसआईपी से आप 1 करोड़ इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि आप दूसरी चीजों से महंगाई को मात दे पाएं। तो 10% हर साल अपनी एसआईपी को इंक्रीज करेंगे तो पहुंच जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आपकी जो स्कीम्स हैं उसमें थोड़े बदलाव की जरूरत है। आपको डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड शामिल करना है, जो एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी है। माना कि इसकी पास्ट परफॉर्मेंस बहुत स्टुपेंडस नहीं रही होगी, बट फ्यूचर परफॉर्मेंस की परख देखें हम तो अच्छा है। दूसरी 2 फंड्स हैं, फ्रैंकलिन इंडिया यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड, इसमें रोक लगा दी गई है
एक्सेप्टेंस की पैसे की, स्पेशली जो रूल आया था महीने 1.5 महीने पहले, तो इसको आपको रिविजिट करना पड़ेगा। और टाटा डिजिटल इंडिया फंड अच्छा परफॉर्मेंस कर चुका है, बट आई थिंक इसमें थोड़ी सी स्टैग्नेशन आने की उम्मीद है। तो एसबीआई फोकस्ड इक्विटी आप उससे रिप्लेस कर सकते हैं, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी से, उसका भी रिटर्न अच्छा आएगा। और उसमें फॉरेन स्टॉक्स बहुत हैं, उसमें नेटफ्लिक्स, अल्फाबेट, ये सब स्टॉक्स शामिल हैं, ताकि आपको ग्लोबल एक्सपोजर भी मिल जाए। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और कैनरा रेबको फ्लेक्सी कैप में अपनी ये जो एक्स्ट्रा एसआईपी के अमाउंट्स हैं वो आप जरूर डाल सकते हैं। और राइट कृष्णकांत जी, आपको सलाह दे दी गई है पोर्टफोलियो पर। कोई सवाल फिरोज से जो आप पूछना चाहते हैं? जी सर, जी मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये फ्रैंकलिन इंडिया का जो मेरा यूएस वाला जो फंड है, इसमें एसआईपी तो मेरी हर मंथ कट रही है, तो इसको क्या मैं क्लोज कर दूं या फिर एकदम पूरी तरह से? जो ये आज आपकी जो एसआईपी कट रही है, उसमें अभी लेटली अप्रैल से मई में थोड़ी अड़चन आने की उम्मीद है। उन्होंने नए अमाउंट्स लमसम एक्सेप्ट करने बंद कर दिया है, क्योंकि महीने दिन पहले मैं ब्रेक ले रही हूँ इसके बाद। राइट, सो इसमें हमने ये देखा है कि सेबी ने रोक लगाई है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की एसआईपी की, तो इसीलिए इसमें आपकी 1-2 किस्तें पॉज में जाने की उम्मीद है एसआईपी की। तो उस पे आप थोड़ी नजर जरूर रखें। अब जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो आप बने रहें कृष्णकांत जी, क्योंकि उसमें आपके डॉलर का एक्सपोजर मिला है, तो जो इकट्ठा हुआ है उसको आप इकट्ठा रहने दें। अगर ये एसआईपी पॉज हो जाए, जो होने की उम्मीद है सेबी के नए रेगुलेशन के बाद, तो आप दूसरी स्कीम से जो मैंने बताई थी उससे आप रिप्लेस जरूर कर सकते हैं कृष्णकांत जी। ऑल राइट कृष्णकांत जी, ऑल द बेस्ट आपके पोर्टफोलियो पर, और जो बदलाव बताए गए हैं उनको आप लागू करें। इसी के साथ फिरोज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग में उनकी सहायता की है। लेकिन वो तमाम दर्शक जो कि हमसे सवाल पूछना चाहते हैं, हम बता रहे हैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर जिसके जरिए आप हम तक ये सवाल पहुँचा सकते हैं। 9619873567 ये वो नंबर है जिस पर आप लिखित रूप में भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपने सवालों का वीडियो शूट कर सकते हैं और वो वीडियो आपको अपलोड कर देना है इस व्हाट्सएप नंबर पर। चलिए रुकेंगे छोटे से